नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफेला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरु सिंह। स्वागत है आप सभी का सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको दिखाएंगे यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के खिलाफ क्यों दर्ज हुई है एफआईआर। साथ ही आपको बताएंगे जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी अब तक है पुलिस की पकड़ से दूर। लेकिन सबसे पहले बात प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जमीन की अवैध खरीद फरोख्त और कब्जे के चौंकाने वाले खुलासे की और उसके बाद गरमाती यूपी की सियासत। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य पूरे जोर शोर से जारी है ताकि तय वक्त पर मंदिर को दर्शन के लिए खोला जा सके। राम मंदिर निर्माण के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी को भी विकसित करने का काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच भगवान राम की अयोध्या में एक बार फिर आसमान छूती कीमतों वाली जमीनों की बंदरबाट का मामला सामने आया है। आरोप है कि भूमाफिया बड़ी संख्या में अयोध्या की कई जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग कर रहा है। लेकिन भूमाफिया की लिस्ट में भाजपा नेताओं के नाम आने के बाद से ये मामला और गर्मा गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से जारी भूमाफिया की इस लिस्ट में भगवान राम की नगरी में जमीनों पर कब्जे और बंदरबांट करने वालों के नाम दर्ज हैं। एडीए की ओर से जारी इस लिस्ट ने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि सूची में अयोध्या की जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त करने वाले 40 लोगों में 3 नाम सीधे सीधे भाजपा से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो लोगों ने खरीद फरोख्त करी है उनके नाम भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं और जो ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 40 कोलोनाइजर्स की अयोध्या विकास प्राधिकरण की लिस्ट में 3 भाजपा नेताओं के नाम शामिल हैं। उनमें मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम शामिल है। वेद प्रकाश गुप्ता पर जयपुरिया स्कूल के पास एक जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का आरोप है, जबकि गोरखनाथ बाबा का नाम परिक्रमा पथ की एक जमीन से जुड़ा है, जिस पर बना अवैध निर्माण कुछ दिन पहले ही ध्वस्त किया गया है। जबकि मेयर ऋषिकेश गुप्ता पर शहादतगंज के पास जमीन पर अवैध खरीद फरोख्त का आरोप है। इस तरह की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, वर्तमान में 40 कॉलोनीज चिन्हित करी हुई हैं। हम बारी बारी से कर उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही जिले में जमीन के दाम आसमान छूने लगे हैं। ऐसे में सरयू किनारे डूब क्षेत्र में आने वाले इलाकों में भी अवैध प्लॉटिंग और निर्माण जोर पकड़ रहा है। लेकिन इसमें भाजपा नेताओं के नाम सामने आने के बाद अयोध्या को लेकर राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। अयोध्या में जमीनों की अवैध प्लॉटिंग के मामले और 40 भूमाफिया की लिस्ट में भाजपा नेताओं के नाम सामने आने के बाद अब विपक्ष ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की भूमाफिया वाली लिस्ट में भाजपा नेताओं का नाम सामने आने के बाद सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर एक साथ हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भाजपा पर भगवान राम की नगरी में जमीन की लूट खसोट का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस और सपा ने इस मामले में यूपी सरकार और अफसरों की मिलीभगत का आरोप लगा दिया है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखो है दीवानों, ऐसा काम न करो और राम का नाम बदनाम न करो। प्रभु श्री राम के नाम पे जमीन के घोटाले का धंधा भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या धरती पर कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की धरती पर कर रहे हैं। और इस बात का खुलासा सबसे पहले मैंने किया था और बताया था कि किस तरीके से ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 16.5 करोड़ में खरीदी 5 मिनट के अंदर। सैनिकों के साथ इतना बड़ा धोखा अयोध्या की धरती पर, प्रभु श्री राम की धरती पर धोखा, देश के रक्षकों के साथ धोखा। ये भूमाफिया और योगी सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत है। कैसे हुआ ये? कौन दोषी है? उन सारे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर डूब क्षेत्र था तो रजिस्ट्री कैसे हुई? मेयर और पूर्व मेयर का है, ये वही है जो कई गुना ज्यादा दाम पर जिन्होंने जमीन खरीदी थी मंदिर के नाम पर, न्यास के नाम पर। क्या हुआ उसमें? न जाने कितने गुना ज्यादा थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब हमाम में सब नंगे हैं, सब लूट कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई होगी?
क्या पहले दिखा नहीं जिला प्रशासन को, पर जिला प्रशासन करे क्या? संरक्षण है उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार का। नाम उजागर किए, उनके खिलाफ कार्रवाई रोकनी नहीं चाहिए, बल्कि अब तक जो किया है उस पर कार्रवाई करके बुलडोजर चलना चाहिए। उधर अयोध्या विकास प्राधिकरण के नगर आयुक्त ने लिस्ट को फर्जी बताया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के नगर आयुक्त विशाल सिंह का ये बयान है, किसी तरह की कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है, ये उनका कहना है। फर्जी लिस्ट की जांच कराई जाएगी, ये भी विशाल सिंह ने कहा है। 40 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट को फर्जी बता दिया विशाल सिंह ने। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भी सूची जारी नहीं की गई है, ना प्रारंभिक ना कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। प्रारंभिक जांच हुई है, जांच की जो सूची है उसको कतिपय लोगों ने लीक किया है, जिसकी जानकारी मुझे भी हुई है। कल के ही दिन में जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट पर जो संबंधित प्रवर्तन के जेई हैं उनको निर्देश दिए गए हैं, वो क्षेत्रीय स्तर पर जाएंगे, जांच करेंगे और कार्रवाई होगी। इसमें किसका नाम डालकर कौन सी लिस्ट जारी कर दी गई, इसकी तो बिना कार्रवाई के बाद बिना इसको अवगत नहीं कराया जा सकता। कल भी हमारे साथ बहुत सारे मीडिया के बंधु थे जो मिले थे और उनसे बात हुई थी। मैंने बताया था कि हम लिस्ट बनाएंगे, जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। और ऋषि गुप्ता हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। ऋषि, क्या सच्चाई है इस सूची की? जी, आपको बता दें कि जो विकास प्राधिकरण ने विशाल सिंह ने 40 लोगों की लिस्ट जारी की थी। भूमाफिया जो इनकी 40 लिस्ट, जिसमें भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो पूर्व विधायक हैं, बाबा गोरखनाथ, वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता है और ऋषि केश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर है। तो ऐसे विकास प्राधिकरण ने जारी किया। अब उसके बाद वो बैकफुट पे हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई भी ऐसी लिस्ट जारी नहीं की गई। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि 40 की जो लिस्ट है मैंने जारी किया है, पर लेकिन जब आज सुबह जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि विकास प्राधिकरण की तरफ से ऐसी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। अब हालांकि अयोध्या में हड़कंप जरूर मचा है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से भूमाफियाओं का कब्जा रहा है जमीनों पर, अभी डूब क्षेत्र बता करके वहाँ पे ऐसे कई जो पूर्व सैनिक रहे हैं उनके ऐसी कई धांधियां देखने को मिल रही हैं। फिलहाल शुक्रिया ऋषि इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच अयोध्या के इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे से बीपी गंगा ने खास बातचीत की। इस बातचीत में पवन पांडे ने अयोध्या में अवैध प्लॉटिंग के इस मामले के बारे में तफसील से बताते हुए भाजपा ही नहीं बल्कि भू माफिया की लिस्ट जारी करने वाले विकास प्राधिकरण को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अयोध्या में डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां बनाने के मामले में भाजपा के तमाम बड़े नेता कटघरे में हैं और इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे जी हैं। पांडे जी, पूरा मामला क्या है, आप प्रकाश डालिए जरा। अयोध्या की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता दल के नेताओं द्वारा, विधायक द्वारा और योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा भू माफियाओं से गठबंधन करके गरीब जनता को, प्रभु श्री राम की प्रजा को ठगने का, छलने का, लूटने का पूरा काम किया जा रहा है। 40 लोगों की सूची जारी हुई है, जिसमें विधायक का नाम है, भाजपा के और नेताओं का नाम है। सूची कहाँ से जारी हुई? अगर विकास प्राधिकरण ने सूची बनाई तो सूची बाहर कैसे आ गई? आज अभी एक कार्यक्रम में पता लगा विधायक जी और जो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष साथ बैठे थे। तो पूरी तरह से लूटने और छलने का जो गठजोड़ है वो चल रहा है। तो भू माफियाओं से मिलकर ये अधिकारी जनता को लूट रहे हैं, छल कर रहे हैं। और ये जो शहादतगंज की और आगे से लेकर और पूरा अयोध्या तक किनारे किनारे पूरा ये वो क्षेत्र है जिसको कभी ये डूब क्षेत्र कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, थोड़ा तफसील से समझाइए कि आखिर इस पूरे मामले में कहां पर चूक दिख रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां नेताओं से लेकर अधिकारी सभी की बंदरबाट, सभी की मिली भगत है, लेकिन अभी तक तथ्यों के आधार पर क्या कहा जा सकता है? देखिए, जब अयोध्या विकास प्राधिकरण ने शुरू किया था विकास कार्य, जब से मंदिर निर्माण शुरू हुआ उसके बाद से जो प्रक्रिया शुरू हुई नई कॉलोनियों को बनाने की, सृजन की,
और एक जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट से हट के एक प्लान्ड डेवलपमेंट करने की, उसके बाद जैसा कि होता है तमाम शहरों में होता है, हमने पिछली सरकारों में भी देखा, जब एक्सप्रेस वे बनता है तो उसके आसपास की ज़मीनें कुछ लोग पहले से खरीद लेते हैं, क्योंकि वो पहले जब डिसीजन होता है बनने का कि यहाँ पर फला चीज़ बनेगी, यहाँ पर कॉलोनी बनेगी, यहाँ पर बंदा बनेगा, यहाँ पर सड़क बनेगी, 4 लेन बनेगी, तो आसपास की ज़मीनें जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो तय करते हैं कि ऐसा प्लान किया जा रहा है और आगे 2 साल में, 4 साल में या 5 साल में ऐसा होगा। उसके पहले ही उन पॉलिसी मेकर्स के लोग, नेता, अधिकारी और उनके खास जो करीबी लोग होते हैं, बिल्डर, माफिया, वो सब इस तरह की ज़मीनें खरीद फरोख्त कर लेते हैं। और अयोध्या में भी लगातार यही चल रहा था। जब से श्री राम मंदिर के निर्माण की घोषणा हुई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद से शुरू हो गया था और ज़मीनों की खरीद फरोख्त औने पौने दामों में होने लगी। चूंकि उसके पहले राम मंदिर को कोई नहीं पूछ रहा था, अयोध्या को कोई नहीं पूछता था, एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। लेकिन अचानक से जब भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार ने कहा कि श्री राम मंदिर बनेगा, अयोध्या पूरे विश्व में एक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में पहचानी जाएगी, ये भांप लिया अधिकारियों ने और यहाँ के नेताओं ने। उस समय जो अधिकारी यहाँ तैनात थे उनको पता चल गया कि यहाँ पर बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा होने वाले हैं, तो राम के नाम पर लूट होगी। लूट हुई, जबरदस्त लूट हुई। जब मंदिर बना तो चंदे के नाम पर लूट हुई, आरोप लगे, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आरोप लगे। उसके बाद जब जमीन खरीदी गई ट्रस्ट के लिए, राम मंदिर के लिए, उस पर लूट के आरोप लगे। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा उसको लेकर हमलावर रही। और अब जो क्षेत्र है, डूब क्षेत्र यानी सरयू के किनारे किनारे और नजूल की तमाम जमीनें, उसको लेकर कॉलोनी बनाने का, और ये प्रक्रिया भी 2018 से शुरू हुई, यानी 2017-18 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई और उत्तर प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यनाथ ने संभाली। उसके बाद से ये जमीनों के नाम पे, अवैध कॉलोनियों के नाम पे लूट खसोट का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्यमंत्री ने तमाम बार बैठकें की, लखनऊ में हो चाहे कॉलोनी, चाहे गोरखपुर में हो, अयोध्या में हो, वाराणसी में हो, प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो, छोटे से छोटे जनपद में हो, उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियां नहीं बनेंगी, किसी भी सूरत में उनको डेवलप नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो किस्सा ही दूसरा है। यहाँ जो कॉलोनियां बनी हैं उनमें तो नगर निगम ने कनेक्शन भी दे दिए हैं पानी के, बिजली विभाग ने बिजली के कनेक्शन दे दिए सारी अवैध कॉलोनियों पर, और सड़क भी बना दी है, यानी अवैध कॉलोनियों पर ठप्पा लगा दिया उनको वैध करने का। और उसके बाद जब ये अचानक आता है कि ये तो अवैध है, ये तो जमीन ही गलत तरीके से खरीदी गई है, इस जमीन के कागजात जो हैं वो फर्जी तरीके से बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो जमीन के दाम है, जो सर्किल रेट एक मूल रेट होता है, उससे काफ़ी कम दामों में खरीदी गई है। जब इस तरह की बातें सामने आई, चर्चाएं सामने आई, उस पर सांसद लल्लू सिंह के खत ने, एक पत्र ने आग में घी का काम किया और वो आग लगी आज से 5 दिन पहले जब लल्लू ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि यहाँ पर तो राम के नाम पर लूट हो रही है, राम के नाम पर जो जमीनें हैं, मंदिर के आसपास की जमीनें हैं जहाँ मंदिर बन रहा है, वो तो करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए की चली गई हैं। इतना हाई रेट हो गया है कि आम जनता के लिए मुश्किल है। जो ज़रूरतमंद है उनके लिए मकान बनने चाहिए तो उनको मिल नहीं रहे हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने अपना डेवलप कर लिया है। तो उस पत्र ने खलबली मचाई और अब स्थिति ये है कि सारे अधिकारी, सारे नेता फंसे हुए हैं, उनकी गर्दन। शुरुआत से हमने देखा है तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं, बहुत आरोप लगे हैं, और अयोध्या का ये मसला, भगवान राम के मंदिर निर्माण का ये मामला कितना गंभीर है, इसकी गंभीरता को भी हर कोई समझता है। अब जो सवाल अभी इस वक्त में उठ रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है, इसके पीछे कौन है, इसकी बारीकी से जांच पड़ताल होनी ही चाहिए। शुक्रिया आपका विवेक, पूरी जानकारी की। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। मामला यूपी सरकार के केंद्रीय मंत्री राकेश सचान से जुड़ा हुआ है, जिन्हें 35 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। लेकिन राकेश सचान को आरोप है उन पर कि कोर्ट में सजा का ऐलान होने से ठीक पहले मंत्री जी फरार हो गए। आरोप यह भी है कि राकेश सचान के वकील ने कोर्ट की ऑर्डर कॉपी छीनने की भी कोशिश की। हालांकि ऑर्डर कॉपी छीनने के आरोपों की पुष्टि किसी ने नहीं की है। लेकिन अब इस मामले में एसीएमएम तृतीय कोर्ट के पेशकार ने मंत्री राकेश सचान समेत 3 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी है और पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी अपने स्तर पर शुरू कर दी। हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक लेटर मिला है एंड हम उस लेटर के कंटेंट से पूरी तरह से हमने कंटेंट को एग्जामिन किया है, हमने देखा है और हमने कंसर्न लोगों से बातचीत भी की है। चूँकि अभी इस कंटेंट में बहुत कुछ ऐसा है जिसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है, जिसको इंक्वायर करने की आवश्यकता है। हम कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग हमें अभी मिल जाएं, बट बहुत से ऐसे जो है स्टेक होल्डर्स हैं जिनके मोबाइल ऑफ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं।
इसी बीच अपने ऊपर लग रहे फरारी के आरोपों के बीच कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अपनी सफाई दी है। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि कुछ लोग उनके बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। राकेश सचान ने कहा है कि वो कहीं नहीं भाग रहे हैं और सोमवार को दोबारा कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। तो मैं न वहाँ से भागा था और भ्रामक प्रचार के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम जिम्मेदार नेताओं के द्वारा गिट्टी चोरी का मामला और कहीं इस पे भागे मंत्री भागे सजा को सुन के भागे, तो ना मैं कहीं भागा था। मैं तो अपने भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र गया था, वहाँ जनता दरबार में रहा और उसके बाद कई कार्यक्रमों में रहा और आज भी हमने इसीलिए हम अपने घर पे हैं। ना मैं कहीं भागे थे ना मैं कहीं भागने वाला हूँ और जो तमाम तरीके के आरोप लगे हैं इन्हीं के लेकर के मैं अपनी वकील के माध्यम से कल अदालत में जा कर के अपना पक्ष अदालत के सामने रखूँगा और जो भी अदालत का निर्णय होगा वो हमें मान लेगा। राकेश सचान के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी कानूनी फेर में फंस गए हैं। गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। संजय निषाद को गिरफ्तार कर 10 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने के लिए दिए गए आदेश जारी हुआ है। अभी निषाद के खिलाफ ये मामला साल 2015 का है, ये आप जान लीजिए, जब निषाद आरक्षण आंदोलन उग्र होने पर संजय निषाद समेत कुछ और लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और संजय निषाद के ऊपर भीड़ को भड़काने का आरोप है। इसे देखते हुए अब अदालत ने गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसी बीच संजय निषाद ने सामने आकर अपने गिरफ्तारी वारंट को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। कहा है कि सपा सरकार में उन पर निराधार मामले दर्ज हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रही है। रिश्वत लेने वाले अधिकारियों और बाबुओं पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बुलंदशहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सरकारी अमले की नाक कटवाने के लिए काफी है। 500 के इन हरे नोटों की हरियाली को गिनते ये साहब चकबंदी ऑफिस में कानून गो हैं। ये पैसे क्यों गिन रहे हैं? इन साहब के इरादे और मकसद तो आप समझ ही गए होंगे। वीडियो के साथ पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए। 522 है। $25 ठीक। ये पेशकार साहब को दे देना ले जाकर शर्मा को। ठीक है। कानूनगो साहब के हाथों में ये नोट और नोट लेने वाले चपरासी का अंदाज बता रहा है ये रकम सरकारी खजाने के लिए नहीं बल्कि कानूनगो साहब के निजी खजाने को बढ़ाने के लिए दी गई है, जिसके बदले में साहब रुपए देने वाले पर इनायतों की बरसात करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कानूनगो सुधीर कुमार ने खेत की पैमाइश के नाम पर एक किसान से 20,000 रुपए की रिश्वत ली है। फिर वसूली गई रिश्वत की रकम को चपरासी को दे दिया ताकि इसे सुरक्षित तरीके से सही जगह पहुंचाया जा सके। बात करो मैं इससे। हेलो नमस्कार जी। हाँ ले लिया साहब। वायरल वीडियो बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील के खंडार गांव का बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। शामली के एक पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। एक तरफा मारपीट में कुछ नकाबपोश गुंडों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की दिन दहाड़े पिटाई कर दी। ये तस्वीर शामली के सहारनपुर रोड पर मौजूद एक पेट्रोल पंप की है। तस्वीरों में पेट्रोल पंप पूरी तरह खाली दिख रहा है और कर्मचारी आराम से बैठकर गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चंद सेकंड के बाद ही पेट्रोल पंप पर मानो तूफान सा आ गया। लाठी डंडों से लैस 9 बदमाश 3 बाइकों पर सवार होकर अचानक दंदनाते हुए इस पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और फिल्मी अंदाज में चलती बाइक से कूदकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर हमला बोल देते हैं।
ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और बदमाशों ने 2 पेट्रोल पंप कर्मियों को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। हालांकि एक कर्मचारी आनन फानन में दफ्तर से डंडा लेकर बदमाशों से लोहा लेने के लिए वापस आता है, लेकिन पहले से पूरी तैयारी से आए हमलावर घटना को अंजाम देकर वहां से फौरन फरार हो जाते हैं। एक दिन पहले पेट्रोल भराने के दौरान इसी पेट्रोल पंप पर 2 युवकों का कर्मचारियों से विवाद हुआ था। बस इसी बात से नाराज युवकों और उनके साथियों ने अगले दिन आकर पेट्रोल पंप पर कहर बरपा दिया और वहां से चलते बने, लेकिन अब तक ना तो हमलावरों की पहचान हो पाई है और ना ही कोई गिरफ्तारी हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। शामली की खौफनाक घटना के बाद देखिए गोरखपुर में गुंडागर्दी और मुरादाबाद में हुई मारपीट। दोनों ही घटनाओं में किसी को ना तो कानून का डर है और ना ही प्रशासन की परवाह। थप्पड़ और लात घूंसे, हाथों में कुर्सियां। हाथों में कुर्सी लिए ये लोग मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कोई कुर्सी लेकर सामने वाले को जमींदोज कर देना चाहता है तो कोई अपने शारीरिक बल प्रदर्शन से दुश्मनी साधना चाहता है और देखते ही देखते अधिकारियों के सामने हुई इस लड़ाई ने जंग का रूप ले लिया। सोशल मीडिया में वायरल हो रही ये तस्वीरें गोरखपुर के लम्ही गांव की हैं, जहां मौजूदा ग्राम प्रधान की शिकायत पर पूर्व ग्राम प्रधान के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जांच हो रही थी। मौके पर कृषि और सिंचाई विभाग के अधिकारी जांच कर रहे थे। इसी बीच विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई और दंगल में तब्दील हो गई। इस मारपीट में कई लोग घायल हैं और पुलिस तहकीकात में जुटी है। मुरादाबाद जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां युवक ने महिला दारोगा की लाठी से पिटाई कर दी। घटना मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके की है, जहां इस युवक को ना तो खाकी का खौफ था और ना ही अपने अपराध का इल्म। वीडियो में दिख रहा यह शख्स इतना उग्र हो गया कि महिला दारोगा पर ही धावा बोल दिया। हालांकि इसके बाद आसपास खड़े लोगों ने महिला दारोगा को बचाया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दूसरे पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि युवक मानसिक रूप से पीड़ित है। महिला दारोगा से हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कन्नौज में आज सैकड़ों छात्र अचानक से थाने में जा धमके और पुलिस से अपने साथ हुई जालसाजी की शिकायत करते हुए अपने रुपए वापस दिलवाने की मांग करने लगे। ये मामला दरअसल सेना भर्ती के नाम पर हुए फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 100 से ज्यादा छात्रों ने एक संस्था ने इन्हें भर्ती के नाम पर इनसे रुपए ऐंठे। कन्नौज के कोतवाली थाने में जुटे ये छात्र सेना भर्ती के नाम पर हुए फर्जीवाड़े का शिकार है, जिनसे भारतीय सेना में भर्ती करवाने के नाम पर अखंड हिंद फौज नाम की एक संस्था ने पैसे ऐंठ लिए। लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई तो नाराज अभ्यर्थी अपनी शिकायत को लेकर पुलिस के पास पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके कॉलेज में अखंड भारत फौज नाम की किसी फर्जी संस्था के कुछ लोग पहुंचे और उन्हें ये कहते हुए झांसा दिया कि कन्हैया लाल स्कूल में सेना भर्ती के लिए दौड़ और फिटनेस टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए करीब 100 से ज्यादा छात्रों से 500 रुपए लिए गए। 1800 रुपए लिए जाएंगे। उसके बाद आपको आर्मी की ड्रेस मिलेगी। आर्मी की ड्रेस के मिलने के बाद आपकी आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग होगी पूरी। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब बेसिक ट्रेनिंग। फिर उन्होंने कहा आप NCC SC वो भी हो सकती है आप लोगों की, NCC से लाभ मिलेगा। बाद बाकी सब आर्मी में आपको मतलब पेपर ही देना पड़ेगा, छूट मिल जाएगी। ये सब मामला ये था कि अखंड फौज के बारे में हम लोगों को कॉलेज में जाके जानकारी दी गई, तो उसमें बताया गया था कि NCC की तरह इसमें भी लाभ होगा। इस पूरे मामले में सेना की वर्दी पहनकर फर्जीवाड़ा करने वाली संस्था के 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोई प्रोग्राम तो सर, इसका क्या प्रोग्राम है कि हफ्ते में एक बार परेड होती है, जो आज परेड थी सर, 3 बजे से परेड। क्या बात है बताओ?
फाउंडेशन नामक संस्था है। कहाँ से रजिस्टर्ड? सर प्रयागराज कौशाम्बी से रजिस्टर्ड है। किसके यूनिवर्सिटी में? कितना पैसा दिए तुम? 550। कितने आदमी से? लगभग 150-200 बच्चे हैं सर। कौन लिए पैसा? सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस 1800 ड्रेस के और बता रहे हैं। पूरा पैसा तीनों बैठाओ, अब पैसा पूरा सब इनका करके दो, अपने जो भी है फाउंडेशन। अब बाकी साइकिल लेकर के सब घर जाओ। अब तुम लोग परेशान हो, जल्दी से पर्स कहाँ पा रहे हो ऑनलाइन सबका। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में फर्जीवाड़े के आरोपियों को हिरासत में लेकर ठगी के शिकार छात्रों के पैसे वापस दिलवाने की कोशिश शुरू कर दी है और छात्रों से ऐसे ठगों से सावधान रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 15 अगस्त को भले ही आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस बार हम स्वतंत्रता दिवस को विशेष रूप से मनाने जा रहे हैं, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। बिल्कुल, तो दूसरी तरफ पीलीभीत में एक परिवार 15 अगस्त के पहले अपने ही घर से पलायन की तैयारी में है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये आंसू इनके दर्द को दिखाने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि इन आंसुओं से न तो अधिकारियों पर कोई फर्क पड़ता है और न ही उन दबंगों पर कोई असर होता है जो इन्हें अपना ही घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। असल मामले को समझने के लिए इनके घर के बाहर की दीवारों पर लिखे इन शब्दों को देखना होगा, जिस पर साफ साफ पलायन कर जाने की बात लिखी है, जिसकी तारीख भी तय है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके परिवार के गौवंश की हत्या के बाद भी लगातार शिकायत के 55 दिन बाद मुकदमा लिखा गया, जिसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान होकर अब वो अपना घर छोड़ना चाहती है। बीसलपुर कोतवाली में शिकायत की थी, सुनवाई मेरी कुछ नहीं हुई। फिर मैं पीलीभीत पहुंची एसपी साहब के पास, मैंने वहाँ भी एप्लीकेशन दिया था, शिकायत करी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर पीड़िता के घर महिला से पूछताछ की। तो इस संबंध में अभी विवेचना प्रचलित है। हम लोग एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर सही कार्रवाई कर रहे हैं। भले ही योगी सरकार के राज में अपराधी एनकाउंटर के भय से लगातार खुद को थाने में सरेंडर कर रखे हों, लेकिन यूपी के पीलीभीत में अपराधियों का खौफ सीधे साधे लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें तमाम देखी थी, लेकिन अब देखिए उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्कूल जहां पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपना दाखिला करवा रहे हैं। पीलीभीत के पूरनपुर से एबीपी गंगा की खास रिपोर्ट। करवाने लगे। वजह सबसे ज़्यादा ये थी कि बच्चों को अट्रैक्ट करना, हमारी छात्र संख्या बढ़ाना और अच्छे से अच्छे बच्चों के लिए कार्य करना, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इस समय विद्यालय में 567 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में जगह थोड़ी कम है और बच्चों की बढ़ोतरी होने से बैठने में दिक्कत जरूर आती है, लेकिन स्कूल में बच्चे मन लगाकर अपने इस फेवरेट ट्रेन नुमा विद्यालय में पढ़ाई करते हैं और देश का नाम रोशन करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद सत्याग्रह में आप सभी का स्वागत है और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आसमानी अटैक का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। बारिश आफत का रूप ले चुकी है और बाढ़ की बार भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्से इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। और जो जिले बचे हुए हैं वो लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर की बाढ़ के खतरे के सामने खड़े हुए हैं।
शहर शहर बारिश का कहर, सड़क पर सैलाब, मुसीबत बेहिसाब। मौसम बेरहम या प्रशासन का करम। बारिश पर जब प्रशासन के दावे झूठे हों तो अंजाम ऐसा ही होता है। बारिश में डूबे उत्तर प्रदेश के इन दो शहरों की एक सी ही कहानी है, जहां बारिश ने फिरोजाबाद और एटा की तस्वीर बदल दी। सबसे पहले बात फिरोजाबाद की, जहां शहर का यह हाल प्रशासन के अधिकारियों को आईना दिखाता है। दावा था कि जलभराव के लिए पुख्ता तैयारी है, लेकिन तैयारियों के नतीजे इन तस्वीरों से साफ समझे जा सकते हैं। लगातार 3 घंटे की ही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। रेलवे ट्रैक पर बने अंडरपास में पानी भर गया। शहर में यह स्थिति बन गई कि गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी ही पानी दिख रहा है। शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर सर्विस रोड पर भी काफी मात्रा में पानी भर गया। छात्र और शहर के लोग इसी पानी में निकलने के लिए मजबूर हैं। शहर में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे हालात इतनी ही बारिश के बाद हो गए। अगर कुछ दिन बारिश और हो गई तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होनी तय है। एटा शहर में तो एक दिन की ही हल्की बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। शहर के लोग पानी में चलने को मजबूर हैं। इससे ये साफ होता है कि बारिश के मौसम से पहले शहर के नालों की साफ सफाई नहीं कराई गई और शहर में भरा ये पानी एटा नगर पालिका परिषद की पोल खोलने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।